नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कांग्रेस ने पूरे 3 दिन तक उदयपुर में चिंतन शिविर किया। पार्टी के शिविर के बाद पार्टी में गुटबाजी के दूर होने की संभावना जताई जा रही थी, विश्वास दिलाया जा रहा था। लेकिन सालों से गहरी हो रही खाई 3 दिन मंथन से कहां कम होने वाली थी। अब बीते 2 दिनों में ही कांग्रेस को 2 बड़े झटके लग चुके हैं और अब हरियाणा कांग्रेस में बड़े झटके के संकेत भी मिल रहे हैं। जी हां, 2 बड़े झटकों से हम बात कर रहे हैं हार्दिक पटेल और सुनील जाखड़ की, और हरियाणा के झटके से हम बात कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई की, क्योंकि जो समीकरणें और जो वजह वहां थी वही यहां है। सवाल अब यह उठता है, क्या हरियाणा कांग्रेस में भी इस तरह की चीज होने वाली है? बात करेंगे इस मुद्दे पर। कहां समस्या है, कहां उसका समाधान है और समाधान की तरफ कोई जाना क्यों नहीं चाह रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी यही बात कर रहे हैं। बात करेंगे हर पहलू के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक नजर रिपोर्ट पर। कांग्रेस से नेताओं का मोह भंग हो रहा है, या फिर यूं कहे कि पार्टी में रहकर नेताओं की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही, इसलिए एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं में पार्टी छोड़कर जाने की होड़ लगी है। पहले गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और अब हरियाणा पंजाब से सामने आई 2 तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा रखी है। पहली तस्वीर पंजाब से, जहां कांग्रेस का जाना माना चेहरा सुनील जाखड़ बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील जाखड़ ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। वहीं बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद जाखड़ ने कहा कि पंजाब साधु पीर की धरती है, यहीं से राष्ट्रीयता की शुरुआत होती है। वहीं दूसरी तस्वीर हरियाणा की राजनीति में हलचल मचाने के लिए काफी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई की अपनी पार्टी से नाराजगी किसी से भी छिपी नहीं है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात के साथ ही बिश्नोई के पार्टी छोड़ने की अटकलें भी तेज हो चुकी है। क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे? क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? कुलदीप बिश्नोई का अगला कदम क्या होगा? कांग्रेस में अनदेखी के चलते बिश्नोई उठाएंगे बड़ा कदम। हालांकि मुलाकात बुधवार को हुई थी, लेकिन वीरवार को मुलाकात की तस्वीरें सामने आते ही तमाम सवाल भी उठने लग गए। बढ़ती चर्चाओं के बीच पहले कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट सामने आया और फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर लिखा, आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर चल रहे धरने एवं अन्य समस्याओं के निदान सहित राजनीतिक मुद्दों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से गुरुग्राम में विस्तृत सकारात्मक चर्चा हुई। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर मेरी बात मानते हुए मेरे सामने निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने कुलदीप बिश्नोई को मित्र बताते हुए कहा है कि कुलदीप मेरे मित्र है और मुलाकात करते रहते हैं। वहीं अब इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की भी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। कयास क्या लगाए जा रहे हैं इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। और जहाँ तक मुख्यमंत्री से मिलने का है, कोई भी मुख्यमंत्री सरकार प्रदेश का होता है, कोई भी सर के जा सकते हैं। मुख्यमंत्री से मिलना कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी विपक्ष का आदमी नहीं मिल सकता। विपक्ष के आदमी भी मिलते हैं मुख्यमंत्री से, लेकिन आगे क्या बातें हुई क्या बातें नहीं हुई वो मेरे तो अभी संज्ञान में नहीं। देखो, ये एक बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस की। कोई भी जब खैर ठीक है कोई बड़ा नेता जाता है तो थोड़ा स्वाभाविक रूप से कुछ असर देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ तक फिलहाल की परिस्थितियाँ हैं इस समय कोई कांग्रेस पर कोई किसी व्यक्ति विशेष से जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश के नए कांग्रेस अध्यक्ष पूरे फॉर्म में है और बेबाक तरीके से कह रहे हैं कि बिश्नोई के पार्टी छोड़ने से पार्टी पर कोई असर नहीं होगा।
पहले कुलदीप बिश्नोई को पार्टी आलाकमान से मुलाकात का समय न मिलना और अब प्रदेश अध्यक्ष की बेबाकी क्या कुलदीप बिश्नोई को बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर करेगी और भविष्य में बिश्नोई अपने राजनीतिक करियर को बनाए रखने के लिए क्या फैसला लेंगे, इसे लेकर सवालों के बवंडर तेजी से गिरा रहे हैं। गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो आपने देखी, समझी, और सवाल जो है अब यही है, क्या सुनील जाखड़ के बाद अब जो नंबर है वो कुलदीप बिश्नोई का है? क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में भी चलिए बात करते हैं जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है। सबसे पहले परिचय मैं आपसे कराऊं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मनीष खटाना जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र एडू जी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और विवेक चौधरी जी जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। मनीष जी, सबसे पहले आपके पास में आता हूं। वो एक कहावत चलती है हरियाणवी में, के आग लग रही है घर में। सवाल पूछना चाहूंगा सर आपसे। देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, परिवार एकत्रित है, ठीक है। कहीं ना कहीं हर आदमी की अपनी एक उम्मीदें होती हैं और इंसान जो है उम्मीदों का पुतला है, वो उम्मीद कभी नहीं छोड़ता और उम्मीद पे ही कायम है और उम्मीद रहनी भी चाहिए। और आकांक्षाएं जो इंसान की होती हैं हमेशा ही बढ़ती रहती हैं, तो हर आदमी की इच्छाएं शायद कोई भी पूरी नहीं कर सकता। परिवार में चाहे माँ बाप हों, चाहे गांव का सरपंच हो, चाहे पार्षद विधायक कोई भी हो, तो किसी की भी इच्छा पूरी करनी वो बहुत मुश्किल है और हर आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, कोई थोड़ा बहुत मतभेद विचारों का हो सकता है अभी, तो जैसा भी जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। बट हमें ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बिश्नोई जी जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। उनके फादर यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनका भाई उप मुख्यमंत्री पद पर रहे और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हमेशा बहुत सम्मान की राजनीति से ऊपर उठ के देखा है और उन्हें बहुत सम्मान दिया है उस गांधी परिवार ने, और हुड्डा साहब ने उनको बड़ा प्यार उनका रहा है आपस में उस परिवार से। और जहां बीजेपी की अटकलें लगाई जा रही हैं, मिलने की बात की जा रही है या जो भी है, तो बीजेपी से एक बार पहले भी गठबंधन हुआ था, जिसको बिश्नोई साहब ने खुद ही ठगबंधन का नाम दिया था कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, शायद आपको पता होगा। और उसके बाद वो गठबंधन टूट गया था। तो जब एक बार जाने के बाद और वहां से धोखा मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति वहां पर दोबारा जाना चाहता है, दोबारा जुड़ना चाहता है, जहां पर हरियाणा की जनता बीजेपी को, ठीक है आज बीजेपी सत्ता में है, दूसरी बार सरकार बनी है, गठजोड़ की सरकार है, एक दूसरे पे जिस तरीके से जीत के आए थे, एक दूसरे को जमुना पार 70 पार का जो नारा था, जैसे जैसे लोगों ने बीजेपी के विरुद्ध जिस पार्टी को वोट दी, जेजेपी को, वो पार्टी ने मलाई खाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए गठबंधन किया और इनको सरकार की चाबी दी। तो वो प्रदेश की जनता जानती है। तो प्रदेश में बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। ये तो कुछ मीडिया चैनल, हरियाणा न्यूज़ तो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखता है, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ, लेकिन कुछ बहुत बड़े बड़े मीडिया घराने थे जिन्होंने 70 पार, 80 पार, 83 पार। तो हमारा जो डिफरेंस रहा, मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि 31 सीटें हुड्डा साहब ने जीती थी हरियाणा में कांग्रेस की और 40 सीटें बीजेपी की जीती थी। तो जो 9 सीटों का डिफरेंस था, आप शायद हैरान रह जाएंगे कि मात्र 5000 6000 वोटों का डिफरेंस था। कोई 500 वोटों से, कोई 700 वोटों से, कोई 1000 वोटों से। कुछ वोटर ऐसा होता है जिनको लगता है कि एक सरकार 80 सीटें ला रही है, अगर आप कांग्रेस का विधायक बनाएंगे तो शायद काम नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जनता ने इनको बहुमत दिया, जनता ने इनको काम को सराहाया, क्योंकि काम मतलब आपके सामने। कांग्रेस में सब ठीक है, कुलदीप बिश्नोई कहीं नहीं जा रहे हैं। देखो, हम तो ये कामना करते हैं कि वो कहीं ना जाएं। वो हमारी कामना करने से काम नहीं चलेगा ना सर। अब सर, पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है, पार्टी के बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। और अगर कोई मनमुटाव है तो उसको जल्द दूर किया जाएगा। और हम ये कहते हैं कि वो हमारे अच्छे नेता रहे हैं और वो पार्टी में रहे और पार्टी के साथ काम। ठीक है सर। चौहान साहब, अगर ये काम कर रहे हैं, कामना भी कर रहे हैं, पार्टी के नेता मेहनत भी कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ऐसे समय में किस लिए बुलाया? क्या कुछ मुलाकात हुई, जरा बताइए।
देखिए, एक तो जहां तक मुख्यमंत्री जी के साथ कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के नेता उनकी मुलाकात का सवाल है, तो उसके बारे में हमें तो यही कहना है आधिकारिक रूप से कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के सभी विधायकों से मिलते रहते हैं। मुख्यमंत्री के द्वार सभी विधायकों के लिए खुले रहते हैं, विमर्श के लिए, चर्चा के लिए। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं, विकास के मसलों को लेकर विधायक गण चाहे किसी भी दल के हों, बिना भेदभाव संकोच के मुख्यमंत्री जी के पास आए। हमने इस तरह का माहौल, इस तरह की राजनीति हरियाणा में दी है। पहली बार नहीं है जब कुलदीप बिश्नोई जी मुख्यमंत्री से मिले हैं। अब जो मिले हैं और उस मुलाकात को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें से जरूर कुछ ना कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रा किए जा सकते हैं कि आदमपुर के विषयों पर चर्चा, अन्य समसामयिक विषयों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। कोई चाहे तो इसमें से ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है कि कांग्रेस के राजस्थान में हुए चिंतन शिविर के बाद उसके परिणाम जैसे आने शुरू हुए हैं। सुनील जाखड़ जी कांग्रेस से बाहर हुए, आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इनके प्रदेश के अध्यक्ष हार्दिक पटेल गुजरात में चुनाव के मुहाने पर आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन छोड़ करके बाहर आ खड़े हुए, ये कह के कि कांग्रेस ने राम के मंदिर का विरोध क्यों किया, कांग्रेस ने 370 हटाने का विरोध क्यों किया। तो ऐसे माहौल में ये कयास लगाए जाना स्वाभाविक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हों। हमारी तरफ से जब तक कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान, भारतीय जनता पार्टी के विचार को स्वीकार करते हुए अपनी ओर से इस तरह की कोई बात नहीं कहते और हम उनको गले नहीं लगाते, तब तक केवल कयास ही हैं। नहीं, गले लगाने से पहले बाहें भी तो फैलानी पड़ती है सर। हमारे मित्र मनीष जी की साहब, मैं सुनिए ना, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि अच्छे लोग भारत को उन्नत बनाने के भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ, एक भारत, समर्थ भारत, उन्नत भारत के सपने के साथ जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके लिए बाहें हमेशा खुली रही हैं, आगे भी खुली रहेंगी। ठीक है सर। हमारी विचारधारा को अपनाने के लिए जो श्रेष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता आएंगे, उनका स्वागत है। एक छोटी सी बात, एक कमेंट ले रहा हूं, डिबेट पर आऊंगा, मैं आऊंगा डिबेट पर। एक इनिशियल कमेंट ले रहा हूं पहले सर। मुझे मेरी एक बात आ जाएगी जल्दी तो बात ठीक से बढ़ेगी। हाँ। आपने कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय की टिप्पणी सुनवाई कुलदीप बिश्नोई जी के मुख्यमंत्री जी से मिलने के बारे में, और अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी जिस तरह की उलझी सी बातें की, किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, उनको बहुत कुछ दिया है, उनको नहीं जाना चाहिए, ये सब इंगित करता है कि उलझे मेरी सरकार नजर आते हैं, फिर से आंगन में टूट के आसार नजर आते हैं। इस बारे में हमें कुछ नहीं कहना साहब, हालात दिख रहे हैं और उस पर स्थिति या तो कुलदीप बिश्नोई जी स्पष्ट कर सकते हैं या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता कर सकते हैं, इनके अध्यक्ष कर सकते हैं। फिलहाल कंफ्यूज्ड हैं, फिलहाल हताश भी हैं, फिलहाल चिंतित भी नजर आते हैं। चिंतन के बजाय अब ये चिंता में पड़े हुए दिख रहे हैं चिंतन शिविर के बाद। ठीक है, मैं रेडू साहब के पास आ रहा हूं, फिर मैं विवेक जी और राजकुमार जी के पास आता हूं जल्दी से। रेडू साहब, क्या कुछ लग रहा है आपको? क्योंकि एक स्वीकार करने वाले हैं, दूसरे के वो दामन छोड़कर जाने वाले हैं। आप हैं जो देख रहे हैं दूर से बैठकर सब कुछ, आपको बताइए क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल केशव जी, देखिए, जिस दिन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने थे, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि आप इन चारों पांचों को इकट्ठा बिठा करके अगर मीटिंग करवा देंगे तो मैं मान लूंगा कांग्रेस में रार नहीं है। कांग्रेस में बहुत बड़ी रार उस दिन ही उभर करके आ गई थी जिस दिन ये 4-5 अध्यक्ष बनाए गए थे। और कहीं न कहीं अब हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस जो है, मैंने एक बार पहले भी डिबेट पे ये बात हरियाणा प्रदेश के निवासियों के सामने आपके चैनल के माध्यम से रखी है कि आज हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रही है और हुड्डा कांग्रेस बन करके रह गई है, जिसका पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं इस बात का गुस्सा उसी दिन से था कि भाई क्यों एक ही व्यक्ति के इशारे पर सारी की सारी कांग्रेस उसी के इशारे पर चलाई जाती है और बनाई जाती है।
देखिए, जो कांग्रेस का मैं कहूंगा, एक तो कोई विचारधारा होती है किसी भी पार्टी की, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो राष्ट्र उससे उम्मीद करता है कि उसकी अपनी एक विचारधारा हो। यदि मजबूत विचारधारा होगी तो उसका जो है ना मजबूत संगठन बनेगा, और मजबूत यदि संगठन बनता है तो वो एक मजबूत विपक्ष के रूप में भी और सत्ता के रूप में भी काम कर सकती है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अपनी विचारधारा में ही उलझी हुई है, पता ही नहीं कि विचारधारा क्या है, वो लुप्त हो चुकी है, उसी का परिणाम है कि आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर हैं वो इनको छोड़ करके जा रहे हैं। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं आप मुझे रोकने वाले हैं इसलिए मैं शॉर्ट में आ गया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक थ्योरी अपनाई हुई है, श्याम धाम दंड भेद। यानी भारतीय जनता पार्टी की भूख इतनी बढ़ी हुई है, जो 10 दिन पहले इनको गालियां देते थे, इनकी कमियां निकालते थे, इनकी नीतियों की आलोचना करते थे, लेकिन कोई भी आ जाए, भारतीय जनता पार्टी ने एक तो ईडी का सहारा लिया है और एक सीबीआई का सहारा लिया है। कुलदीप बिश्नोई के घर में कई दिन तक छापा पड़ा था, आप सबको पता है। तो कुलदीप बिश्नोई जी कहीं ना कहीं उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के हो चुके थे। ये तो सिर्फ एक बहाना था आपने बात कि आज हमारे अध्यक्ष, मैं एक कमेंट ले लूं फिर डिबेट पर हर तरीके से अपने आदमी को साथ जोड़ने का प्रयास। ठीक है, विवेक चौधरी जी, साम दाम दंड भेद वालों के साथी हैं आप लोग? नहीं, आप ये तो देखिए क्या कौन है। आज कहीं ना कहीं इनके बारे में मैं कुछ टिप्पणी ना करूं तो आज जहाँ तक की डिबेट जिस मुद्दे कर लो, मैं खुश होकर के सुनता हूँ टिप्पणी। रेड्डू साहब, आपके समय में मैंने बोला तो कृपया आप सुनने का काम कीजिए। यही कारण है आप लोगों की पार्टी का बेड़ा गर्क होने का। आज कहीं ना कहीं सुनना नहीं, सिर्फ अपनी सुनाते जाना, ये नीति आप लोगों की पार्टी को ले बैठी। आज बात जिस मुद्दे के ऊपर है उसी पे अगर हम केशव जी अच्छा है, अरे आप सुनने का तो काम कीजिए रेड्डू जी। ये चीज तो ले बैठी, बारी बारी ये बीच में कूदना, आपका डिबेट में बैठना सीखिए, कैसे बैठा जाता है, ये कूदना अच्छा नहीं है। आज कहीं ना कहीं जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे और हरियाणा में सरकार बनाने की बातें करते थे, अगर कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात करूं मैं, चिंतन शिविर इनका जब से हुआ उसके बाद तमाम डिबेट्स के अंदर इनके प्रवक्ताओं द्वारा कहा गया कि राहुल गांधी जी ने हमें गाइडलाइन दे दी, राहुल गांधी जी ने रोड मैप दे दिया कि 2024 में कैसे सरकार बनानी है। आज वो इनका रिजल्ट निकल के आ रहा है। सुनील जाखड़ जी ने जाने से पहले बहुत अच्छी बात कही थी कि चिंतन शिविर नहीं, ये समय इनकी चिंता करने का है। इस तरह से कांग्रेस का बेड़ा गर्क ये कुछ लोग कर चुके हैं, उसके ऊपर इनको चिंता करनी चाहिए। आज किस तरह से इनके तमाम नेता जा रहे हैं उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को भी बहुत ध्यान से सुन रहा था, ये भी कंफ्यूज हैं, इनको यही नहीं पता कि कुलदीप बिश्नोई जी आज इनकी पार्टी में है कि नहीं है। ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ पार्टी ने उनके लिए किया, और अपने बात में ये कहते कहते ये भूल गए, ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे नेता रहे हैं हमारी पार्टी के। मतलब इसका मतलब तो वो आपकी पार्टी छोड़ चुके रहे हैं। हाँ, ये आपने कहा कि बहुत अच्छे नेता रहे हैं हमारी पार्टी के, इसका मतलब तो वो आपकी पार्टी छोड़ चुके हैं, आप खुद ही मान रहे हैं। और इनके प्रदेश अध्यक्ष का अगर बयान सुन लें तो उसमें भी वो भी मान ही रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो कुलदीप बिश्नोई इनकी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो आगे तो कोई बात ही नहीं रही, जब ये खुद ही मान रहे हैं कि हाँ छोड़ चुके हैं, और कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना वो कुलदीप बिश्नोई जी का फैसला होगा, कैसे वो क्या करते हैं आगे। बाकी कांग्रेस ने तो जो फॉर्मूला पंजाब में अपनाया था वही हरियाणा में अपनाने की इन्होंने कोशिश की। जो हाल इनका पंजाब में हुआ था उससे बदतर इनका हरियाणा में होने जा रहा है, आप आने वाले टाइम में देखिए। मैं बारी बारी सभी डिबेट्स में एक ही बात कहता हूँ, इन्होंने 5 अध्यक्ष बनाए हैं, 1 प्रदेश अध्यक्ष, 4 इनके कार्यकारी अध्यक्ष। आज तक वो 5 इकट्ठे नहीं हो पाए बेचारे। दिक्कत यही आ रही है, आज तक किसी भी पब्लिक मीटिंग में, किसी भी स्टेज पे, और इवन तक कि जिस दिन इनके प्रदेश अध्यक्ष ने अपना पद ग्रहण किया उस दिन भी वो 5 इकट्ठे। राहुल गांधी से मिलने गए थे जब भी इकट्ठे थे, सोनिया गांधी से मिलने गए जब भी 5 साथ में गए थे। मैंने पब्लिक मीटिंग कही, ठीक है, मैं उसका भी जवाब ले लूंगा उनसे। आप केशव जी, मैंने पब्लिक मीटिंग कही, ठीक है, आप उस पे भी सुनिए। वो तो विवेक बंसल जी कह रहे हैं कि अभी एक मंच, एक चिंतन शिविर करेंगे, सारे जो कांग्रेसी हैं प्रदेश के एक मंच पर नजर आएंगे। अब देखते हैं उनमें कुलदीप,
कुलदीप बिश्नोई जी भी आएंगे क्या? पूछूंगा मैं उनसे। वो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है। राजकुमार जी कैसे देख रहे हैं पूरे सिनेरियो को? देखिए, होना तो ये चाहिए था कि उदयपुर चिंतन शिविर से कांग्रेस की चिंताओं का कुछ समाधान निकलता और जो एक जड़ता की स्थिति है, राजनीतिक दिशाहीनता की स्थिति है, उसको कोई नई दिशा मिलती। लेकिन हो उसका उल्टा रहा है। चिंतन शिविर की समाप्ति के बाद से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाली। सुनील जाखड़ कांग्रेस छोड़ गए, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गए। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ दी, गुजरात में इसी साथ चुनाव है। बीजेपी में जाएंगे या आप में जाएंगे, 2-4 दिनों पता चल जाएगा। कुलदीप बिश्नोई आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले। हालांकि उन्होंने ट्वीट किया कि आदमपुर ग्राम पंचायत की बहाली समेत मुद्दों पर चर्चा के लिए मिले थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि समसामयिक राजनीतिक चर्चा हुई। और जिन हालात में आज हरियाणा में कांग्रेस है और उसमें कुलदीप बिश्नोई की जो हालत है, उस परिस्थिति में संभव भी नहीं था कि वह मुख्यमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से मिले और कोई राजनीतिक चर्चा ना हो। तो अगर हरियाणा में चौधरी बीरेंद्र सिंह और अशोक तंवर जैसे लोग कांग्रेस छोड़ सकते हैं, तो कल को कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ जाए, जो एक बार पहले भी छोड़ चुके हैं, अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चौधरी बीरेंद्र सिंह और अशोक तंवर की गिनती गांधी परिवार के विश्वस्त लोगों में होती है। परिवार के प्रति और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा तक कभी कोई सवाल नहीं लगा। लेकिन हालात ऐसे आए कि राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक भविष्य की खातिर उनको कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा। और कांग्रेस में जिस तरह का घटनाक्रम हरियाणा में भी चल रहा है, उसमें कुलदीप बिश्नोई को नहीं लगता कि उनका कोई भी बेहतर राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में रह पाएगा। तो हो सकता है कि देर सवेर वो अपनी कोई नई राजनीतिक तलाश है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। अब खटाना साहब, बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए हैं। देखिए, अगर आपने इच्छाओं की पूर्ति की बात कही, अगर एक नेता इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाए तो आपके पॉइंट को मैं वैलिड मान लूंगा सर, लेकिन 3-4 नेता और एक ही तरह की बात बताएं तो फिर सवाल पूछना बनता है। एक पहली स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूं मनीष खटाना जी, वो है कुलदीप बिश्नोई की। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल से मिलने का समय मांगा हुआ राहुल गांधी जी से, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि आपको नेताओं ने लोकल मुद्दे बताने की जगह कहां से अच्छा सैंडविच मिलता है ये बताना होगा। वो कहते हैं कि मैं राहुल गांधी से मिलने के लिए गया था, लेकिन वो अपने मोबाइल में ज्यादा ध्यान दे रहे थे, मेरी तरफ कम ध्यान दे रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा, पुरानी बात हो गई है, लेकिन आपकी पार्टी को जब छोड़कर गए तो राहुल गांधी की नाराजगी जो है वो स्पष्ट थी। और भी ऐसी एक लंबी फहरिस्त है, जो कि राहुल गांधी की टीम हुआ करती थी, जो कि यंग फेसेस हुआ करते थे, जो कि लगता था कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से उठान की तरफ है, क्योंकि ये चेहरे सामने हैं। वो धीरे धीरे करके ब्रेन ड्रेन होता है, जैसे कि अच्छे अच्छे लोग बीजेपी के अंदर आ रहे हैं और आप उन्हें बता रहे हैं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। एक बार नेतृत्व की तरफ भी देखना पड़ेगा सर, एक बार इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ भी देखना पड़ेगा, जो कि बात अब केवल पत्रकार नहीं कह रहे हैं, आपकी विपक्षी पार्टियां भी ये बात कह रही हैं, जो कभी आपकी साथी हुआ करती थी। देखिए, आपकी जो बात है केशव जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात का पूरा जवाब देता हूं। आपने जो कहा कि एक एक करके जो भी आपकी पार्टी के अच्छे नेता हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, जो भी है, ये बात तो रेड्डू साहब ने, इनेलो के प्रवक्ता ने साफ कहा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग ये सरकार निरंतर 2014 के बाद कर रही है। हमारे जो भी नेता हैं, या तो उनके घरों पे छापे मारे जाते हैं या उनके मुकदमे दर्ज करे जाते हैं, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, साम दम दंड भेद सब कुछ लगाकर ये भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को पार्टी छुड़वाने का और अपनी पार्टी में शामिल करने का काम करती है। ये जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जब दूसरी पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही। जो नेता कांग्रेस छोड़कर आए उनमें से कितनों के घर पे ईडी के छापे लगे हैं सर? मोस्टली लगभग आप देखेंगे तो सबके घर पे। आप बताइए, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ ईडी का छापा पड़ा था? नहीं, या तो सिंधिया का जब वो मुख्यमंत्री का प्रकरण, सचिन पायलट के घर पे नहीं, वो तो देखो कांग्रेस के अंदर की रार थी। तो बोले छलनी में बोले जिसमें 36 छेद ना बिल्कुल। और जो मेरे भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह, नहीं सर, ये इस तरह का डिफेंस थोड़ी ना बनेगा। नहीं, और जो मेरे भाई विवेक चौधरी जी जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जी हुड्डा साहब के इर्द गिर्द घूमती है कांग्रेस, तो भाई हुड्डा साहब ने 10 साल में काम करा हरियाणा के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए काम करा, विकास के लिए काम करा, हर आवाम के लिए काम करा। तो अगर
अगर हुड्डा साहब के इर्द गिर्द अगर हरियाणा कांग्रेस घूमती है या सभी बड़े नेता या हरियाणा की जनता आज हुड्डा साहब को जानना चाहती है, सुनना चाहती है और दोबारा उनकी सरकार में उनकी सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि हम 31 सीटों पे थे और बीजेपी 40 थी। और जो मेरे भाई जेजेपी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं वो खुद अपने परिवार की पार्टी किस तरीके से क्या हुआ वो उनको पता है। और मात्र 10 सीटों की पार्टी है जिसमें भी सारे किराए के विधायक है। आपने अपने विधायकों के लिए क्या करा? आपके विधायक यहाँ पर हरियाणा न्यूज पे लाइव क्या क्या आपके उप मुख्यमंत्री के लिए बोला वो प्रदेश की जनता जानती है। आज जो लूट खसोट जेजेपी के जो आपने जो मंत्रालय दे रखे हैं, चाहे वो आप तहसील में चले जाओ चाहे कहीं चले जाओ, 3% का रिवेन्यू था। 3%। मैं आपके मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं आपके मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं आपके मुद्दे पे आ रहा हूँ। 3% का 3% का रिवेन्यू था। क्यों नहीं संगठन बनाने दिया आपने 2 अध्यक्षों को? क्यों हुड्डा साहब की विवेक जी सुनने का वादा रखिए। आप सरकार में हैं, आप सुनने का। किसान की जमीन जब किसान बेचता था एग्रीकल्चर जमीन पर 3% की ड्यूटी थी, आज 5% आपने किसान पे लगाई है। आप अपने आप को किसान नेता कहते हैं। खटाना साहब, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत लंबी चर्चा है। बात सरकार के मुद्दों की नहीं कर रहे, बात हम संगठन के मुद्दों की कर रहे हैं। देखिए, बात सरकार के मुद्दों की नहीं है, बात संगठन के मुद्दों की है। संगठन हरियाणा में अध्यक्ष वाली बात को लेकर ही मैं सवाल पूछ रहा हूं। विवेक जी ने भी कहा जब उदय भान जी अध्यक्ष बने, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, तो दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया कि चुनाव जो है हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का अगला। आप नकारेंगे नहीं इस बात को? बिल्कुल। अभी रामलला पर जब गए प्रमोद कृष्णम जी के साथ तो समर्थकों ने नारे लगाए दीपेंद्र हुड्डा फॉर सीएम। अब आप मुझे थोड़ा इंटर डिसिप्लिन होता है पार्टी के अंदर। भाई बीजेपी, जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल, तीनों के प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए हैं। इनका कोई सांसद या कोई भी विधायक अपने प्रदेश अध्यक्ष से इधर जाकर स्टेटमेंट जाकर के देकर दिखाए, कार्रवाई हो जाएगी उनके ऊपर। इंटर डिसिप्लिन होता है पार्टी का। भैया कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखती है, सभी आदमियों को अपनी बोलने की आजादी है। अगर हरियाणा का कार्यकर्ता, अगर हरियाणा का युवा, इस बात को मैं एक बार मैं आपकी अगर हरियाणा का युवा दीपेंद्र सिंह, बहुत अच्छी बात है सर, मैं तो कहता हूं इतनी अगर हरियाणा का युवा, मैं एक बात कहता हूं, अगर हरियाणा का युवा चाहता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा का मुख्यमंत्री बने तो क्या गलत बात है? और अगर हम कहते हैं कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये तो विधायक तय करेंगे जो जीत के आएंगे कि वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है सर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यही चीजें गुटबाजी बढ़ा रही है ना। और आप इसे लोकतंत्र का नाम नहीं, खटाना साहब आप इसे लोकतंत्र का नाम दे रहे हैं। ठीक है, चिंतन सत्र जो हुआ उसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि कोई भी जो व्यक्ति है वो 5 साल से ज्यादा किसी पद पर नहीं रहेगा और परिवार में दूसरा टिकट नहीं मिलेगा। नीचे दिया गया एक्सेप्शन, गांधी परिवार के लिए नियम लागू नहीं है। वहां लोकतंत्र कहां जाता है सर? दूसरा व्यक्ति परिवार को टिकट नहीं मिलेगी, अगर उसने संगठन के लिए 5 साल काम किया है तो ही मिलेगी। लेकिन एक्सेप्शन है कि गांधी परिवार के लिए नियम लागू नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अरे क्या बात कर रहे हैं सर? अजय माकन की स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं, अजय माकन जी की स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। 10 साल सरकार थी कांग्रेस की तो सर मैं अजय माकन जी की स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। क्या राहुल जी जब 10 साल सरकार थी क्या राहुल जी मंत्री बने? खटाना साहब क्या राहुल जी ने कोई पोर्टफोलियो लिया? ऐसे नहीं नकार सकते संगठन के लिए काम किया। मैं आपके चिंतन सत्र का जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो अजय माकन जी की स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। अब आप उन्हें भी गलत बता रहे हैं तो बात अलग है। मैं अजय माकन जी की स्टेटमेंट को नहीं बोल रहा, मैं वो स्टेटमेंट बोल रहा हूं जो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो व्यक्ति एक परिवार में 2 टिकट नहीं मिलेंगी, दूसरी टिकट अगर किसी को मिलेगी तो जिस व्यक्ति ने संगठन के लिए काम किया है, बिल्कुल 5 साल काम किया। ऐसा ही होना चाहिए। मैं कहता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। केशव जी मैं कह रहा हूं कि 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, राहुल जी चाहते तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते थे। उन्होंने ना कोई पोर्टफोलियो लिया, ना वो मंत्री बने। उन्होंने 10 साल संगठन के लिए काम करा, आम आदमी के लिए काम करा, मजदूर के लिए काम करा, किसान के लिए काम किया। तो वो आज भी कर रहे हैं। अपने चाहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता सर। मैं ये नहीं अपने चाहने से कोई प्रधानमंत्री अगर कोई व्यक्ति आज देश में आज भी चाहते हैं प्रधानमंत्री में, अगर कोई व्यक्ति गरीब किसान और मजदूर की आवाज उठाते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी ही उठा रही है। केशव जी ठीक है, बोलिए विवेक जी। ये अभी बहुत ही बड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो चुनाव से पहले रैली करते हैं और उसमें कहते हैं ये कांग्रेस अब पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस बदल गई है, और रैली की स्टेज पे कांग्रेस के किसी भी नेता की फोटो नहीं होती। ये वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या कोई और है? ये वही भूपेंद्र सिंह। राहुल गांधी अगर चाहते तो मैं बताता हूँ
ये वही भूपेंद्र अरे जी, सुनने का काम कीजिए, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। ओ भाई जी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते तो प्रधानमंत्री बन जाते। भाई साहब, आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री किसी के मन से चाहने से नहीं बनता। राहुल गांधी जी तो कभी से चाहते हैं। एक बात इन्होंने सच कही, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि राहुल गांधी जी ने आम आदमी के लिए बहुत काम किया। पंजाब में राहुल गांधी जी ने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया और उनकी सरकार बनवाने का काम किया। जिस तरह के इनके कारनामे हैं उनको देखते हुए आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर आई है। इस मुद्दे पर चुनाव लड़कर आए, क्या आप उन मुद्दों पे आज भी खड़े हैं? का काम क्या आपने बीजेपी के तो उन्हीं गठबंधन मुद्दे के लिए पे वोट हैं, मांगी थी? हम उन्हीं मुद्दों पे हैं। पूरा किया। लोकतंत्र का एक हिस्सा है गठबंधन। नहीं मनीष जी, आप यहाँ आपने मनीष जी सुनिए ना, रेवेन्यू मंत्रालय लेने के लिए जनता से वोट मांगी। मनीष जी आपने बीजेपी से गठबंधन चौधरी साहब विवेक जी रुकिए तो सही सर। बनाने के लिए अरे मनीष जी क्या आप लोगों ने कहीं गठबंधन नहीं किया हुआ? महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार का आप हिस्सा है। क्या आपने शिवसेना के पार्टी लाइन की विचारधारा के साथ मिलकर पहले वोट मांगी थी? केशव जी नहीं, ऐसे नहीं होता सर। एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है गठबंधन सर। के खिलाफ वोट मांगी नहीं, आपने हरियाणा कांग्रेस ने शिवसेना के खिलाफ नहीं लड़ा चुनाव। कांग्रेस ने शिवसेना के खिलाफ नहीं लड़ा चुनाव। ये लोग आज नहीं, कांग्रेस ने क्या शिवसेना के खिलाफ नहीं लड़ा चुनाव? सारे बढ़िया जो मंत्रालय है वो इन्होंने लिए। और खटाना साहब कांग्रेस कांग्रेस ने क्या शिवसेना के खिलाफ नहीं लड़ा था चुनाव? गठबंधन एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आप खुद को सही और दूसरे को गलत बोलेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा काम। चौहान साहब के पास आ रहा हूं। हरियाणा की जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है सर, वहां महाराष्ट्र की जनता ने दिया था आपके खिलाफ। तीनों एक साथ मिलकर आए। आपको वही दिक्कत है। ठीक है, मैं चौहान साहब के पास आ रहा हूँ। विवेक जी प्लीज, विवेक जी अब मैं आपकी बारी पर आऊंगा। मैं चौहान साहब के पास आ रहा हूँ, फिर रेडू जी के पास आऊंगा। एक एक कर सकते हैं। एक बार जवाब दे दूं। एक बार 10 साल की बात कर रहे हैं, मैं 1 मिनट जवाब। खटाना साहब एक मिनट दे दूं बहुत जल्दी से, रिक्वेस्ट, बहुत जल्दी से। विवेक जी जो आप कह रहे थे जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली करी, किसी की फोटो नहीं थी, मनमुटाव तो किसी का भी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर मैं आपको 10 साल का जवाब देता हूँ। इसी मनमुटाव की बात कर रहे हैं सर। विवेक जी मैं आपको 10 साल का जवाब दे रहा हूँ। हुड्डा साहब के कार्यकाल में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 था, शिक्षा का हब था, ठीक है सर, मेडिकल हब था। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो मैं अब संगठन की बात कर रहा हूँ, आप उसे डाइवर्ट कर रहे हैं खटाना साहब। देखो मैं जब संगठन की बात करता हूँ आप उसे डाइवर्ट कर रहे हैं। चौहान साहब के पास आ रहा हूँ प्लीज। ठीक है विवेक जी, ठीक है, भ्रष्टाचार का अड्डा है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चौहान साहब, विवेक जी आप रेडू साहब को बोल रहे थे, बीच में मत बोलिए। अब ऐसे कैसे चलेगा सर? चौहान साहब रखिए अपनी बात। हरियाणा में कांग्रेस की कुछ उपलब्धियों का जिक्र आज हो जाना चाहिए। क्यों इनके यहां से नेता वो बाहर जाने को लालायित हैं, क्यों इनके यहां नेता घुटते हैं या बाहर चले जाते हैं? कांग्रेस के एक अध्यक्ष हुए जो बाद में तृणमूल में चले गए, आजकल एक और पार्टी के नेता हो गए हैं, अशोक तंवर। संयोग से दलित समाज से आते थे, उनको अध्यक्ष बनाया कांग्रेस ने। शायद ये लक्ष्य रहा होगा कि प्रदेश की अनुसूचित जातियों को, दलित समाज को सम्मोहित करेंगे। लेकिन कांग्रेस के भीतर इतना गजब का लोकतंत्र है जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके मित्र काबिज हैं कि उन्होंने अशोक तंवर को उनके कार्यकाल के दौरान संगठन में बूथ से लेकर के प्रदेश तक के पदाधिकारियों की नियुक्ति करने ही नहीं दी। और हालात ये पैदा कर दिए कि एक डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त दलित का बेटा, जिसको कांग्रेस ने बड़े चाव के साथ या दिखावे के लिए अध्यक्ष बनाया था, उसको चुनाव के मुहाने पर कांग्रेस से धकिया करके बाहर निकाल दिया या ऐसी हालात पैदा कर दी कि वो खुद कांग्रेस को छोड़ करके चला गया। कांग्रेस ने बड़े चाव से उससे पहले की, उनके बाद की जो अध्यक्षा बनी कुमारी शैलजा, फिर ये लगा कि शायद कांग्रेस नया प्रयोग करना चाहती है। कुमारी शैलजा तो पुरानी कांग्रेसी हैं, अनुभवी कांग्रेसी हैं, मंत्री रही हैं, इनको ये संगठन बनाने देंगे। कांग्रेस की हालत इतना गजब की डेमोक्रेसी है खटाना साहब के यहां कि कुमारी शैलजा ने एडी से चोटी तक के जोर लगा लिए। कुमारी शैलजा को
कांग्रेस के वर्तमान गैर प्रजातांत्रिक सिस्टम पर काबिज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी मित्र मंडली या दूसरे भी लोग हो सकते हैं, उन्होंने लगभग अशोक तंवर के हालात पर ला करके छोड़ दिया, उनको भी संगठन बनाने नहीं दिया। डेमोक्रेसी बता रहे हैं मनीष खटाना के कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, गजब की डेमोक्रेसी है साहब। एक परिवार से बाहर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन सकते, कोई गलती से बन भी जाए तो उसकी धोती खोल देते हैं। इतिहास साक्षी है कि कोई कांग्रेस का नेतृत्व अगर गांधी परिवार से बाहर का आ भी गया तो उसको 2 कदम चलने नहीं देते, मंच पर धोती पर हाथ डाल देते हैं, खींच करके मंच से भी उतार देते हैं और धोती भी खींच देते हैं। तो ऐसी महान डेमोक्रेटिक कांग्रेस, वो उसमें कौन नहीं छोड़ के जा सकता। ठीक है, मुझे लगता है कोई भी उस कांग्रेस को छोड़ना चाहेगा। ठीक है, उस कांग्रेस में जो लोग आज हैं, जिनका थोड़ा बहुत पॉकेट्स में जिनका कोई असर है, प्रभाव है, वे सब ग्रीनर पास्चर्स, बेहतर ठिकाने, जहां मान सम्मान मिल सकता हो, जहां काम करने की छूट मिल, मैं रैडू साहब के पास आ रहा हूं, फिर विवेक जी के पास आता हूं। ढूंढेंगे ही केशव भाई। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात और जोड़ दूं, हरियाणा से बाहर ले जाऊंगा आपको, एक पल दे दीजिए मुझे जल्दी से। हार्दिक पटेल ने गुजरात कांग्रेस छोड़ी और छोड़ते हुए क्या कहा, आज का या कल का ट्वीट है कि आज का, ये तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन ट्वीट करके अन्य बातों के सिवा ये भी कहा कि 3 साल जिंदगी के मैंने कांग्रेस में बर्बाद कर दिए। प्रदेश अध्यक्ष था जो व्यक्ति, वो कहता है मुझे काम करने नहीं दिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। कांग्रेस में कोई ढंग का आदमी टिक ही नहीं सकता, जम ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। हां, गांधी परिवार के दास, गुलाम, चमचे, गांधी परिवार की आंख मूंद कर परिक्रमा करने वाले लोग पलते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक है यही कांग्रेस शेष बची है। ठीक है, और इसमें रैडू साहब के पास में आ रहा हूं, होंगे तो वो धीरे धीरे करके वो निकलेंगे, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। रैडू साहब, अच्छे लोग जो हैं वो भाजपा अपनी तरफ खींचने के लिए बाहें फैलाई हुई है, थोड़ी सी बाहें आपको भी फैलानी चाहिए, क्योंकि पार्टी का स्थिति जो है वो तो लोकदल की भी ठीक नहीं है अभी। हाँ सुनिए, देखिए पहले तो मैं अपने जेजेपी के प्रवक्ता भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। 2013 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह जी चौटाला की जेल हो गई थी, वो दोनों जेल में चले गए थे। 2013 से पार्टी का पूरा भार अजय सिंह जी के ऊपर आया और उन्होंने बखूबी इस पार्टी को चलाया, संगठन को जोड़ करके रखा, पूरी पार्टी को संभाल करके रखा। इसके लिए वो बहुत बड़े बधाई के पात्र, जिसके पिता और भाई जेल में चले गए हों, फिर भी उसने पार्टी को कंट्रोल रखा। इसके बाद इसके विवेक जी, मैं बहुत पुराना लोकदली हूं और शुरू से जानता हूं और पूरे संगठन में काम कर चुका हूं। मैं एक मिनट सुन लीजिए आप मेरी बात। उसके बाद 2017 की गोहाना की जो रैली थी उसमें स्प्लिट हुआ पार्टी में, और स्प्लिट होने के बाद मैं ये इस बात को मानता हूं कि जब पार्टी के 2 धड़े बनेंगे तो बड़ा धड़ा जेजेपी में चला गया और ये आज 10 सीट लेने में कामयाब हो गए। लेकिन इनको सलाम करना चाहिए, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो वट वृक्ष है जिसमें से जेजेपी एक ब्रांच के रूप में निकली है। ठीक है, लोगों ने इनके ऊपर विश्वास करके 10 सीटें दे दी, तो इस बात के ऊपर तो घमंड नहीं करना चाहिए और अपने वट वृक्ष का अपमान भी नहीं करना चाहिए। आज हरियाणा में, जैसे आपने कहा केशव भाई, इसके से पहले मैं कांग्रेस के बारे में भी ये बताना चाहूंगा कि आपने भी कहा और इन्होंने भी कहा, अपना खटाना जी ने, कि 5 के 5 अध्यक्ष अभी राहुल जी से मिलने गए। नहीं, गलत बात है। वो राहुल जी से मिलने नहीं गई, वो प्रधान बनने का धन्यवाद करने नहीं गए। राहुल जी ने उनको बुलाया था, उनको बुलाया गया था, ना कि वो गए थे। और जब 5 को बुलाया गया, राहुल ने बुलाया तो 5 को जाना पड़ा, उनकी अपनी मजबूरी में वो गए और उनके अंदर की रार को समझाने के लिए ही राहुल जी ने बुलाया था। एक और बात, खटारा जी यहाँ पर कहते हैं, अभी आपके सामने कहा है सभी के सामने, कि हुड्डा जी ने बहुत काम किए 10 साल के शासनकाल। केशव जी, यही तो कमी है, यही तो कांग्रेस की कमी है और कांग्रेस को इसी बात ने डुबोने का काम किया। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं, आज कांग्रेस पूरे अपने पतन की ओर अग्रसर होती जा रही है लगातार, और बहुत बड़ा कांग्रेस ने अपना नुकसान कर लिया है। सिर्फ इसी बात से जो ये बात करते हैं, गंभीरता से बात नहीं करते हैं। शीर्ष नेतृत्व की अगर बात करें तो गांधी कांग्रेस है, हरियाणा में कांग्रेस करें तो हुड्डा कांग्रेस है।
वो सिद्ध खटाना जी ने कर दिया कि हुड्डा साहब ने बहुत काम किए। काम हुड्डा साहब ने किए, न कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किए। अब आगे बात है हमारी। देखिए, हमारी बाहें खुली हुई हैं केशव जी। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के हालात मैंने भी बता दिए और साथियों ने भी बताए, चौहान साहब ने भी बताए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन सरकार है, जिस प्रकार से 7 सालों में हरियाणा प्रदेश को इन्होंने जो दिया वो सारी जनता जानती है। आज पानी के लिए त्राहिमाम है, बिजली के लिए, बेरोजगारी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जिस प्रकार से हर क्षेत्र में आज हरियाणा प्रदेश की जनता इस सरकार को भुगत रही है। इनको भी आगे कुछ नहीं मिलना है। आज केवल मात्र 2024 के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विकल्प बनकर के उभर रहा है और देखना थोड़े समय के बाद किस प्रकार से यहाँ पर राजकुमार जी के पास आ रहा हूँ, एक लंबी कतार लगने वाली। मैं राजकुमार जी के पास आ रहा हूँ। राजकुमार जी, एक स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूँ। स्टेटमेंट हार्दिक पटेल का है, लेकिन समस्या पूरी कांग्रेस की है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पर मुझे जो भरोसा था उस पर ना वो खरे उतर पाए, ना मैं खरा उतर पाया। हमने काम मांगा तभी उन्हें समस्या आ गई, अगर पद मांगा होता तो शायद दे दिया होता। क्या मायने है सर इसके? मैंने जैसे पहले कहा, कांग्रेस का संकट नेतृत्व का भी है, नीति का भी है, नियत का भी है। कांग्रेस आला कमान को खुद समझ नहीं आ रहा कि लगातार 2 लोकसभा चुनाव और अनगिनत विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी को ले जाना कैसे है। दूसरी बात, अभी जो चर्चा हो रही थी चिंतन की और चिंता की, आप ये देखें कि कांग्रेस दुविधा से भी ज्यादा दिग्भ्रम का शिकार है। आप कई जगह क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में हैं, कई जगह सरकार में हैं, और उदयपुर के चिंतन शिविर में आप क्षेत्रीय दलों की निंदा करते हैं कि वो बीजेपी से नहीं लड़ सकते, वो देश के लिए उचित नहीं है, देश के हित में नहीं है। तो आपको यही पता नहीं कि जिनके सहारे आप आज जो कुछ हैसियत है वो लड़ पा रहे हैं, वो क्षेत्रीय दलों की बदौलत है। दूसरी, जहां आपकी हैसियत नहीं भी बची है, वो जगह आपसे क्षेत्रीय दलों ने छीनी है। उत्तर प्रदेश देख लें, बिहार देख लें, उड़ीसा देख लें, तेलंगाना देख लें, तमिलनाडु देख लें, आंध्र प्रदेश देख लें, पश्चिम बंगाल देख लें, महाराष्ट्र देख लें। तो कांग्रेस को यही पता नहीं है कि उसको लड़ना किससे है और उस लड़ाई की दिशा क्या है। दूसरी बात, हार्दिक पटेल जैसे युवाओं की निराशा की एक बड़ी वजह और है कि वो जिन राहुल गांधी की और आशा भरी नजरों से देखते हुए कांग्रेस में आए, उनसे निराश होके जो उनके बिल्कुल क्लोज टीम के लोग थे वो भी जाने लगे हैं। सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, जितिन प्रसाद गए, आरपीएन सिंह गए। तो दिक्कत यह कि सिर्फ पुरानी कांग्रेस भी कर रही है कि सुनील जाखड़ चले गए या बाकी लोग पहले चले गए। सवाल यह है कि जो राहुल गांधी की कांग्रेस पिछले 10 साल से बनती हुई देख रहे थे या देखने की आस में थे कि कभी बचेगी, शक्ल मिलेगी, वो बनने से पहले बिखरने लगी है। अब मैं आता हूँ, परिवारवाद की बड़ी चर्चा हो रही थी। मुझे लगता है कि सर, ये हालांकि परिवारवाद का मैं घोर विरोधी हूँ। मेरा मानना है कि परिवारवाद और लोकतंत्र साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन कांग्रेस के संदर्भ में हमें लगता है कि परिवारवाद को एक उसके चरित्र के हिस्से के तौर पर मान लेना चाहिए। शीर्ष से लेके नीचे तक कांग्रेस में परिवारवाद है, स्वीकार्य है, चलता है और पलता है। इसलिए अब हमें बात करनी है कि कांग्रेस राजनीतिक दल के तौर पर क्या आचरण कर रही है। और दिक्कत यह है कि एक तरफ तो राज्य दर राज्य, चाहे युवा हो या अनुभवी हो, कांग्रेस ही कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। लेकिन चाहे शीर्ष नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, उनकी अहमियत यह है कि जिसको जाना है चले जाए। कांग्रेस की सेहत पर काफी पड़ता। तीसरी बात आप देखें, ईडी की और सीबीआई की बड़ी चर्चा हुई कि बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को डराने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है। इस देश में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग और उसकी चर्चाएं दशकों से हो रही हैं। एक उदाहरण मैं दे सकता हूं, चाहे वो सवाल समझ लीजिए कि 2008 में वामपंथी दलों ने जब मनमोहन सिंह सरकार का समर्थन वापस ले लिया, तब उसे समर्थन देने वालों में समाजवादी पार्टी भी शामिल थी और उसकी धुर विरोधी बहुजन समाज पार्टी भी शामिल थी। तो इस पहेली का बहुत सारे जानकारों ने जो हल बताया, उसका इशारा सीबीआई और ईडी की तरफ से था। मैं ये नहीं कह रहा कि दुरुपयोग अच्छी बात है, या मैं सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती होगी,
लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह की संस्थाओं का जो बड़ी मुश्किल से बनती हैं और जिनकी साख दशकों में जाके बनती है, उनका दुरुपयोग हर सरकार ने किया। तीसरी बात, गठबंधन की बात हो रही थी, यह भी देश का दुर्भाग्य है। हालांकि गठबंधन सच्चाई है, 1989 के बाद की राजनीति देख लें तो भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। 2014 में 3 दशक के बाद पहली बार किसी एक दल को बहुमत मिला, अन्यथा तो गठबंधन दल की सरकारें दिल्ली में भी चलती रही। और गठबंधन की जो कीमत चुकानी पड़ती है वो हम चाहे हरियाणा में देख लें कि तमाम मलाईदार मंत्रालय आपको छोटे सहयोगी को देने पड़ते हैं, चाहे हमने हर जगह है, दिल्ली में भी देखी मैकेनिज्म ऑफ मनमोहन पॉलिटिक्स सिंह सरकार में एक हफ्ते तक मंत्रालयों को बंटवारा नहीं हुआ और डीएम के दूसरे क्षेत्रीय जनों को मलाईदार मंत्रालय देने पड़े। राजकुमार जी, एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं अभी। आप चूंकि पुराने पत्रकार हैं, पुरानी राजनीति के भी जानकार रहे हैं, कि परिवारवाद का जो जिक्र चलता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर सर, तो इस देश ने कांग्रेस के परिवारवाद को स्वीकार भी तो किया है। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी को भी स्वीकार किया है, राजीव जी को स्वीकार किया है, सोनिया गांधी जी को स्वीकार किया है। अब जो मौजूदा समय में स्थिति है, क्या वो परिवारवाद की चेन को मेंटेन नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी, या फिर लोगों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है? आप मुझे 2 मिनट का समय दें। हाँ, ये बात सही है कि लोकतंत्र में परिवारवाद के रास्ते भी आप आए तो चुनाव जीतना पड़ता है, जनता की कसौटी पर आपको बिल्कुल करना पड़ता है। और इसमें 2 राय नहीं कि जो भी कांग्रेस में इस तक बना, चाहे वो परिवारवाद के रास्ते बना, उसको जनता का आशीर्वाद मिला। लेकिन और दुर्भाग्य की बात देखिए, जिन दलों ने कांग्रेस के परिवारवाद का विरोध किया, और 60-70 के दशक में देख लें तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद कांग्रेस के विरोध के 2 असली मुद्दे होते थे। लेकिन जो विरोध करने वाले नेता थे वो और उनके दलों ने परिवारवाद को कांग्रेस से भी ज्यादा भोले तरीके से अपनाया। विरोध करने वाले दलों जो दल थे वो अखंड परिवारवाद में डूबे रहे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस में परिवारवाद की चर्चा अब कोई बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं रह गई है। और कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं है जो परिवारवाद से अलग हो। जी, परिवारवाद पर ही बने, परिवारवाद पर चलते हैं। बिल्कुल। अब आपने वर्तमान नेतृत्व की बात की, मेरा मानना ऐसा है कि राजीव गांधी तक या किसी हद तक सोनिया गांधी तक जो गांधी परिवार से कांग्रेस को नेतृत्व मिला, उसमें ऐसा करिश्मा था, आकर्षण था कि कांग्रेस को जनाधार बढ़ाने का, कांग्रेस के पक्ष में वोट मोबिलाइज करने की क्षमता उसमें थी। लेकिन पिछले 7-8 साल में जो कमजोरियां उजागर हुई हैं, उनसे ये लगता है कि अब आला कमान को ऐसे छत्रपों की जरूरत है राज्यों में जिनके पास अपना जनाधार है। एक वक्त था जब आला कमान से छत्रपों को या कांग्रेस को प्रदेशों में शक्ति मिलती थी। अब वक्त आ गया है जब कांग्रेस के आला कमान को प्रदेशों में ऐसे छत्रप चाहिए जिनके पास अपनी शक्ति हो और वो एक शक्ति मिलकर के शक्ति पुंज बन सके। जब तक कांग्रेस का आला कमान इस बात को नहीं स्वीकारेगा, उस दिशा में नहीं चलेगा, कांग्रेस का रिवाइवल मुश्किल है। आप एक उदाहरण देखिए, पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी कांग्रेस की ममता बनर्जी कौन है? कांग्रेस की। शरद पवार कौन है? कांग्रेस की है। तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन युवा कांग्रेस से शुरू किया। तो तमाम तो कांग्रेस से निकले हुए लोग। कांग्रेस को कहीं ना कहीं सिर्फ चिंतन शिविर नहीं करना, आत्मचिंतन करना है। बिल्कुल ठीक बात है। सर्वाइव करेगी तब रिवाइव करेगी। ठीक है सर, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं फाइनल कमेंट लूंगा सभी से। शुरुआत मैं चौहान साहब से ही कर रहा हूं। केशव भाई, एक छोटी सी टिप्पणी। केशव भाई, आदरणीय राजकुमार सिंह जी ने जो बात कही कि कांग्रेस का रिवाइवल इस मार्ग से होगा या उस मार्ग से होगा, ये आप, मैं, सिंह साहब इस बात पे चर्चा करें, ये डेमोक्रेसी में होना चाहिए। लेकिन जिसके रिवाइवल की बात कर रहे हैं सिंह साहब, वो पार्टी खुद का रिवाइवल चाहती हो, ऐसा उसकी किसी हरकत से, उसके किसी कार्यक्रम से, उसकी किसी नीति से कम मुझे तो नहीं लगता। मैं कांग्रेस के विरोधी दल का प्रवक्ता हूं, परंतु बहुत निरपेक्ष भाव से अपने भीतर के पत्रकार को जागृत करके भी जब सोचता हूं तो भी साफ देख सकता हूं कि कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है कि अशोक तंवर छोड़ जाए, सानू की फर्क पैदा है, अपने जाखड़ साहब छोड़ जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्दिक पटेल छोड़ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता, आरपीएन सिंह छोड़ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि हम
किसी के भी छोड़ने को लेकर कोई भी हमको छोड़ दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उस परिवार को और उस परिवार के निस्तेज नेतृत्व को कतई नहीं छोड़ेंगे, जिस निस्तेज नेतृत्व के कारण कांग्रेस की कनेक्शन लॉस्ट हो गया उनका। ठीक है, खटाना साहब फाइनल कमेंट। देखिए, रेड्डू साहब ने एक बात कही कि हरियाणा में जो काम हुए वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करे या इंडियन नेशनल लोकदल ने करे, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करे। तो मैं कहना चाहूंगा कि 10 साल हुड्डा साहब के कार्यकाल को जो हुड्डा साहब ने किए और जो कांग्रेस में हुए, क्या हुड्डा साहब और कांग्रेस 10 साल अलग अलग सरकार थी? बात तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस से हुड्डा साहब और हुड्डा साहब से कांग्रेस है। आप लोग ऐसी बात रेड्डू साहब ने करी। और दूसरे मेरे बीजेपी के प्रवक्ता बड़े भाई ने बड़ी बात करी, प्रोफेसर साहब ने, वीरेंद्र सिंह जी ने, कि इनका संगठन नहीं बना, इनका इतने सालों में ये नहीं हुआ, मुझे आत्मचिंतन, मुझे बड़ा, मैं विपक्षी पार्टी का हूँ, मुझे दुख है, मुझे अफसोस है। आपको मैं सांत्वना भी देता हूँ, आपको नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है साहब, बिल्कुल भी आपको दुख बड़ा नहीं है। दुख है कांग्रेस पार्टी में संगठन नहीं बना, मेरे मुंह में आपको दुख है। मेरी एक मुझे कोई दुख नहीं है। वो है दरख्वास्त, ये जिस कांग्रेस को महात्मा गांधी चाहते थे, हरियाणा का वासी, इसलिए आपसे जिस कांग्रेस को महात्मा गांधी वाइंड अप करना चाहते थे, उसको राहुल गांधी डिब्बा बंद कर दे। हम तो चाहते हैं संगठन पर आप समय ना व्यर्थ करके, जिस कांग्रेस सरकार में 8 साल से मलाई खा रहे हैं, कम से कम हरियाणा के लोगों के लिए रोजगार, बिजली और पानी और स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दे। हमारा संगठन हमने जब बनाना है, कैसे बनाना है, हम बना लेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। हरियाणा वासियों ने आपको सरकार भाई, मेरी एक मनोकामना से कम हरियाणा के युवाओं की, हरियाणा में छोटे व्यापारी किसान भाइयों की बात ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मतलब संगठन प्रायोरिटी नहीं है अभी आपके। संगठन हमारा है, वो कांग्रेस का अपना संगठन है, कांग्रेस कब बनाएगी, कैसे बनाएगी, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है उनको कांग्रेस के संगठन में रुचि है या हरियाणा के लोगों ने सत्ता में बिठाए उन हरियाणा की मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करना चाहिए, या ये हमारी कांग्रेस के संगठन के लिए काम ठीक है। चौहान साहब, समय हो चुका था आपका, लेकिन बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, मैं जवाब मांग रहा हूं, सिर्फ जवाब, बहुत जल्दी। केवल एक वाक्य। हाँ। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जिस कांग्रेस को महात्मा गांधी वाइंड अप करने की बात करते थे, हम सब की मनोकामना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में वो कांग्रेस डिब्बा बंद होकर के इतिहास ठीक है सर, हो जाए। रेड्डू साहब के पास रिवाइवल में मैं आपसे कहता हूं, ठीक है सर, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं। सर फाइनल कमेंट कुछ कर सकते हो तो हरियाणा के जवान किसान रेड्डू साहब जो बेरोजगार, मनीष जी ठीक है, कुछ कर लीजिए, बाकी ठीक है, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं। केशव जी चौहान साहब को इस बात की, केशव जी चौहान, वीरेंद्र चौहान जी को इस बात की बधाई और उनका आभार प्रकट करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, जिसकी कमजोरी के कारण आज अपनी मनमानी भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में चलाए हुए है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि 2024 के इलेक्शन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में सत्ता के रूप में उभर कर के आ रही है। जिस प्रकार से अभी हमारे एक साथी ने और कहा, जेजेपी वाले इतनी बड़ी बड़ी बात इनेलो के खिलाफ कहने की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जेजेपी के कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो जेजेपी से पैदा हुए हैं या सिर्फ टिकट देकर के उनको विधायक बनाने का काम किया है? एक विधायक जो स्वयं जेजेपी के टिकट से विधायक बनकर के आता और इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके खिलाफ करते हैं, फिर भी वहां पर किसी प्रकार की बात नहीं की जा सकती, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ऐसे क्या आपके हाथ बंधे हुए हैं जो आप उनके आगे इतने मजबूर हैं? ठीक है, जरा जहां से आप निकल करके आए हैं, कम से कम उसको सम्मान देने का कार्य जरूर। ठीक है सर। विवेक जी, जेजेपी के अलावा इनको दिखता नहीं कुछ, इनको भी कांग्रेस खुद का दीपक बुझने की तैयारी में है। मुद्दे के ऊपर डिबेट है, अगर उसी के ऊपर डिबेट को रखा जाए तो अच्छा है। आज केशव जी बात ये मेरे कांग्रेस के साथी बड़े, ठीक है रेड्डू साहब प्लीज, आपकी बारी पूरी हो गई सर, फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, इंटरप्शन नहीं है सर, कांग्रेस के साथी मुझे ऑडियो डाउनलोड नहीं करेंगे, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप। हाँ विवेक जी, मैंने जब इन्होंने ईडी और सीबीआई का जिक्र किया कांग्रेस के साथी ने, तो मैंने इनको साथ ही साथ कहा कि छाछ भी बोले चलने के, छाछ तो बोले चलने भी बोले, जिसमें 3606। मैं इनको वो समय याद कराना चाहूंगा जिस टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अजय सिंह जी को जेल के अंदर बेगुनाह होते हुए इन्होंने भिजवाने का काम किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आप उसमें कोलैबोरेशन में थे,
कांग्रेस का उसमें कोई हाथ सुनने का तो काम ठीक है सर, फाइनल कमेंट, सुनने का तो फाइनल कमेंट है सर, ये मनीष जी उसमें कांग्रेस को किस लिए आप वो दे रहे हैं? नहीं, गलत बात कहीं ना तो मत कहीं करें ये ना। कांग्रेस के ठीक है, विवेक जी जल्दी से, मत करें। विवेक जी जल्दी से विषय पर आते हुए, विवेक जी विषय पर रहते हुए आप उन्हें कह रहे हैं डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ, विषय पे मनीष जी, ठीक है, मनीष जी फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट, तो ना बोले, ठीक है, ठीक है। चाहे फूलचंद मुलाना जी हो, चाहे अशोक तंवर जी हो, चाहे कुमारी शैलजा जी हो, चौहान साहब ने बड़े विस्तार से बताया किस तरह इन्होंने संगठन नहीं बनाने दिया। और मैं तो एक और बात कहूंगा, जो चौहान साहब भूल गए कि किस तरह से दिल्ली के अंदर एक दलित के बेटे को इनके प्रदेश अध्यक्ष को पीटने का काम किया गया और इसी ग्रुप के द्वारा, और उसकी एफआईआर तक नहीं होने दी गई। ठीक है सर, मेरे प्रवक्ता साथी कांग्रेस के ने कहा कि हुड्डा से कांग्रेस, कांग्रेस से हुड्डा, इसी आपकी सोच ने कांग्रेस का भड़का बैठाने का काम किया। यही सोच आपकी हुड्डा से कांग्रेस से हुड्डा जीरो करने का काम कर रही है। आप जो कार्य नहीं कर रहे हैं उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, हर कांग्रेस में आंतरिक कलह भी होती है, अंतर विरोध भी होते हैं, लेकिन अगर वो दायरे में रहें, दल के अनुशासन में रहें और दल के हित में रहें, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है, प्रदेश और देश के लिए भी अच्छा है। कांग्रेस के जनों को या कांग्रेस के नेताओं को आजकल अच्छी बातें ज्यादा कड़वी लगने लगी। उन्हें समझना होगा कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो उससे न जेजेपी का फायदा है, न बीजेपी का फायदा है, न किसी और का फायदा है, न पत्रकारों को फायदा है। सबसे पहले कांग्रेस का फायदा है। कांग्रेस एक मजबूत विपक्षी भूमिका निभा पाती है तो देश, प्रदेश और लोकतंत्र के हित में होगा। तो अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो हम व्यापक संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, हमें कोई व्यक्तिगत हानि लाभ नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका चौहान साहब, राजकुमार जी, मनीष खटाना जी, रेडू साहब, विवेक चौधरी जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।